हम लोग पढ़ रहे थे मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में, नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण, मतलब शुक्र जनन और अंड जनन, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए उसी के आगे टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं, जिसमें कहते हैं आर्थोचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। आज हमें इसी को पढ़ना है। तो ये शुरू करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और आर्थोचक्र कहते किसे हैं। तो जब पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था उसमें कि मादा में, मतलब जो स्तनधारी है मनुष्य में, मादा में अंड जनन की प्रक्रिया होती है जो कि होती है गर्भाशय में। ठीक, तो मानव में 2 गर्भाशय पाए जाते हैं, दोनों में अंड जनन की प्रक्रिया होती है। तो ये जो आर्थोचक्र है ये उसी अंड जनन की प्रक्रिया से संबंधित है। अंड जनन की प्रक्रिया 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती, वो एक लंबी प्रक्रिया है जो एक चक्र के रूप में चलती रहती है। ठीक, आइए उससे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, आर्थोचक्र का मतलब। तो आर्थोचक्र का मतलब होता है कि जितने भी मादा प्राइमेट्स हैं, मादा प्राइमेट्स में कौन कौन आते हैं? तो मादा प्राइमेट्स में आते हैं बंदर, कपी व मानव। ठीक, मादा प्राइमेट्स के परिवर्तनों तो मादा प्राइमेट्स मतलब बंदर, कपी या मानव में जितने भी जननिक चक्रीय प्रक्रिया होती है उसमें जो जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? आर्थोचक्र कहते हैं। अब परिवर्तन का मतलब कि जब अंड जनन की प्रक्रिया होती है उस समय बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे ओवरी में अंडाशय में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ हार्मोन सेक्रेट होते हैं, गर्भाशय में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाओं के मिश्रित रूप को, जो परिवर्तन होते हैं उसी के मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं? आर्थोचक्र, या इसी को हम मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहते हैं। ठीक, आर्थोचक्र को ही मासिक धर्म या रजोधर्म भी कहा जाता है। मतलब एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसे परिवर्तनों का चक्रीय रूप है जिसमें अंडाशय और गर्भाशय में बहुत सारी चेंजिंग होती हैं। अब आर्थोचक्र की जो अवधि होती है ये अवधि लगभग 26 से 28 दिन की होती है। आर्थोचक्र की जो एक अवधि होती है, एक आर्थोचक्र पूरा होने का, वो 26 से 28 दिन की होती है। तो आर्थोचक्र के जो औसत दिन होते हैं वो 28 होते हैं, तो 26 या 30 कुछ भी, मतलब 26 लेकर 30 माना जाता है, एवरेज में 28 माना जाता है। ठीक, अब जबकि शुरुआत होती है वो होती है 12 से 13 साल की, 12 से 13 वर्ष की अवस्था में। तो आर्थोचक्र का प्रारंभ जो होता है उसे हम कहते हैं रजोदर्शन। इसी को मेनार्की कहा जाता है। ठीक, तो आर्थोचक्र का जो प्रारंभ होता है उसे हम रजोदर्शन या मेनार्क कहते हैं। ये जो शुरू होती है 12 से 13 साल की अवस्था में शुरू होती है। मतलब जो सबसे पहला आर्थोचक्र होता है या मासिक धर्म होता है उसी को हम कहते हैं रजोदर्शन या मेनार्क। ये शुरू होता है 12 से 13 साल की अवस्था में। ठीक, ये शुरू अब होता है तो आर्थोचक्र का जो समापन होता है या अंत जो होता है, लास्ट का आर्थोचक्र का जो समापन होता है उसे हम कहते हैं रजोनिवृत्त। या इसे मीनोपॉज कहते हैं। मतलब शुरुआत होती है जब पहली बार आर्थोचक्र या मासिक धर्म होगा उसे हम रजोदर्शन कहते हैं, और जो लास्ट का होता है उसे हम रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। ये जो होता है ये महिलाओं में 45 से 50 वर्ष की अवस्था तक होता है। मतलब 45 से 50 वर्ष की अवस्था में मासिक चक्र का समापन हो जाता है। ठीक,
तो दो चीज़ें हो गई, प्रारंभ रजोदर्शन 12 से 13 साल की अवस्था में, और जो समापन होता है उसे रजोनिवृत्त या 45 से 50 साल की अवस्था में होता है। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है, मतलब 12 से 13 साल से लेकर 50 साल की अवस्था, इन दोनों के बीच का जो समय होता है उसे हम कहते हैं जननिक अवधि या जनन अवधि कहते हैं, रिप्रोडक्टिव पीरियड। ठीक, मतलब रजोदर्शन और रजोनिवृत्ति के बीच के टाइम को, पीरियड को हम क्या कहते हैं, जनन अवधि कहते हैं। जनन अवधि का मतलब कि इसी अवस्था के बीच ही जनन की प्रक्रिया संपन्न हो सकती है। मतलब प्रजनन की जो प्रक्रिया है, नया संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया, वो 12 से 13 वर्ष की अवस्था के से लेकर, मतलब जब प्रारंभ होता है तब से लेकर जब तक लास्ट हो जाता है तभी तक हो सकती है। 45 से 50 साल की अवस्था के बाद जो रजोनिवृत्त होती है, इसके बाद गर्भधारण की संभावना नहीं हो पाती। ठीक, तो ये हो गया ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आर्तो चक्र के बारे में। यानी कि जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स सहायता करते हैं। पहले हम उस हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे शरीर में एक ग्लैंड पाई जाती है, इसे हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक, ये सबसे प्रमुख ग्लैंड है, सबसे प्रमुख ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ये एक हार्मोन स्रावित करती है, एक हार्मोन स्रावित करती है, इसे हम कहते हैं GnRH, इसे कहते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक हार्मोन स्रावित करती है, इसे कहते हैं GnRH। ठीक, ये GnRH क्या करेगा, ये पहुंचेगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक, मतलब अग्र पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि जिसे हम कहते हैं, वहाँ पहुँचेगा, वो उसे उत्तेजित करेगा, स्टिमुलेट करता है। और इसके स्टिमुलेशन के कारण इन जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, दो प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करती है। एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH को कहते हैं हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, और LH को कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ठीक, फिर समझते हैं हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या करता है, एक हार्मोन स्रावित करता है, इसे हम कहते हैं GnRH। ये दोनों में स्रावित होता है, मेल फीमेल दोनों में। ये GnRH क्या करता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर आता है और उसे स्टिमुलेट करता है, उसे प्रोत्साहित करता है इन दोनों हार्मोन्स को स्रावण के लिए। तो एंटीरियर पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो है, इसे हम पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मतलब अग्रभाग। पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग दो हार्मोन स्रावित करता है, जिसे हम कहते हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है, ये फॉलिकल या पुट्टिकाओं के निर्माण को प्रेरित करता है। अंडजन में हमने पढ़ा था पुट्टिकाएं होती हैं, मतलब प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो FSH होता है, ये उन्हीं ग्राफियन फॉलिकल्स तक के बनने की प्रक्रिया को स्टिमुलेट करता है, बढ़ाता है। और जो LH है, ये क्या करता है, ये अंडोत्सर्ग जो ओवुलेशन की प्रक्रिया है उसे स्टिमुलेट करता है। इसके कारण ग्राफियन बनता है, फॉलिकल बनते हैं, इसके कारण फॉलिकल के फटने से उसमें से एग सेल या ओवम बाहर आता है। तो दो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा ही हेल्प करते हैं, FSH और LH। इसके अलावा दो हार्मोन्स और हैं, जिसे हम कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन्स और हैं जो हेल्प करते हैं आगे भी इसी प्रक्रिया में, आर्तचक्र की प्रक्रिया में। अभी इसे हम आगे देखते हैं कि कैसे हेल्प करते हैं ये दोनों, ये चारों हार्मोन्स कैसे हेल्प करते हैं इस प्रक्रिया में। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्तचक्र की जो बेसिक जानकारी थी उसे हमने पढ़ा। आइए उसे डिटेल में देखते हैं कि आर्तचक्र में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या क्या होता है, कौन कौन से हार्मोन्स यूज होते हैं। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आर्तचक्र का ग्राफ है, इसकी सहायता से हम समझेंगे कि आर्तचक्र कैसे होता है। ठीक, तो आर्तचक्र अभी आपको बताया गया 28 दिनों का होता है। तो उन्हीं 28 दिनों को हम क्या करते हैं, 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
उन 28 दिनों को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। तो शुरुआत के पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज, या हिंदी में इसे कहते हैं ऋतुस्राव प्रावस्था। यही पर इसी मेंस्ट्रुएशन फेज में मतलब 1 से 5 दिन की अवस्था में ही ब्लीडिंग होती है। जो इसकी गर्भाशय की दीवार है ये टूट जाती है। टूटने के बाद इसमें जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, इसके टूटने से, गर्भाशय के दीवार के टूटने से ब्लीडिंग होती है। कौन से दिन तक, कितने दिन तक? नॉर्मल तो 1 से 3 दिन तक होता है, लेकिन जो फेज होती है 1 से 5 दिन तक मानी जाती है। तो शुरुआत की 1 से 5 दिन की फेज को क्या मानते हैं? मेंस्ट्रुएशन फेज कहते हैं। उसके बाद यही से हिंदी में ऋतुस्रावी प्रावस्था कहते हैं, ऋतुस्राव भी कहते हैं। 6ठे दिन से लेकर 13वें दिन इसे हम कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज। ठीक, मतलब अंडोत्सर्ग पूर्व घटनाएं, पूर्व अवस्था, अंडो मतलब ओवुलेशन के पहले की अवस्था, इसे प्री ओवुलेटरी फेज या फॉलिकुलरी फेज भी कहते हैं। इसी प्रावस्था में फॉलिकल्स का निर्माण होता है। इधर ऋतुस्राव हुआ, इसके बाद फॉलिकल्स का निर्माण होगा। 14वां दिन होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसी दिन अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है। ग्राफियन फॉलिकल के फटने से अंडा बाहर निकल आता है, इसे कहते हैं ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग। ये हमने आपको बताया था। ठीक, ग्राफियन फॉलिकल के फटने से होता है। अभी आगे देखते हैं क्यों फटता है, किस चीज़ के कारण। अब 15 दिन से लेकर 28 दिन की जो अवस्था होती है, 28 दिन की अवस्था, इसे हम कहते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज। मतलब अंडोत्सर्ग के बाद की घटनाएं कौन सी होती हैं, इसे सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं, स्रावी प्रावस्था भी कहते हैं। तो 3 भागों में डिवाइड करते हैं पूरी घटना को, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलरी फेज, या इसे कहते हैं प्री ओवुलेटरी फेज, और पोस्ट ओवुलेटरी फेज या सिक्रेटरी फेज इसे कहते हैं। ठीक, ऋतुस्राव, फुटिका प्रावस्था और स्रावी प्रावस्था। 28 दिन के बाद नेक्स्ट अगला पीरियड आर्तचक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है। तो नीचे दिनों की संख्या लिखी गई है। इस साइड देखते हैं क्या लिखा गया है। तो इस साइड जो लिखा गया है इसमें हार्मोन्स, मतलब कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, ये सारी लिखी गई हैं। तो टोटल कुल मिला के इस साइकिल को हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इस साइड से पहला है पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल कौन कौन सा है। तो अभी आपको बताया कि पिट्यूटरी हार्मोन्स 2 टाइप्स होते हैं, एक FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, दूसरा है LH। तो हमें इसमें ये देखना है इस वाले भाग में कि कब हार्मोन्स ज़्यादा सीक्रेट हो रहा है, कब हार्मोन्स कम हो रहा है, इसका काम क्या है। ये इसमें दिखाया गया है ओवरी फॉलिकल स्टेज, ओवेरियन फॉलिकल स्टेज। इसमें क्या दिखाया गया है कि कब ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं, इससे आगे की घटनाएं होती हैं। नीचे दिखाया गया 3rd स्टेज में ओवेरियन हार्मोन्स। इसमें ओवरी से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं? 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। कभी हाई होते हैं, कब लो होते हैं, इसे भी आगे देखते हैं। और लास्ट में दिखाया गया यूटेरियन इवेंट्स, मतलब गर्भाशय में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उनकी दीवार कब ज़्यादा बनती है, कब कम होता है, कब टूट आगे ब्लीडिंग की अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो इसी को हम देखते हैं। आइए शुरू करते हैं एक तरफ से। तो सबसे पहले हमें देखना यह है कि पिट्यूटरी ग्लैंड, ये चारों घटनाएं आपस में सम्मिलित हैं, मतलब जुड़ी हुई हैं। उन्हें आराम समझिएगा तो बहुत आसानी समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो अभी आपको बताया गया पिट्यूटरी ग्लैंड किससे स्टिमुलेट होता है, तो ये होता है GnRH हार्मोन से। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड पे GnRH हार्मोन्स आता है, कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड 2 टाइप्स हार्मोन्स सीक्रेट करती है। सबसे पहला है FSH, मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना। तो जैसे नाम से पता चला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब क्या करता होगा? फॉलिकल को स्टिमुलेट करता होगा। तो फॉलिकल हम लोगों ने पढ़ा है अंड जनन की प्रक्रिया में। फॉलिकल प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, टर्सरी और ग्राफियन, ये फॉलिकल्स होते हैं। ये अपरिपक्व होते हैं। ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो परिपक्व होता है, मैच्योर फॉलिकल होता है। तो जब FSH स्रावित होता है, कब से? पहले दिन से जब स्रावित होगा, तो ये जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स आगे डिवाइड मतलब वृद्धि करना शुरू करेंगे, और ये वृद्धि करेंगे कहाँ तक? ग्राफियन फॉलिकल तक। ये ग्राफियन फॉलिकल 13वें दिन तक एकदम वृद्धि करता है। ये थोड़ा सा इधर बन गया, थोड़ा और इधर बनाना था मुझे। ग्राफियन फॉलिकल कब तक वृद्धि करता है? 13वें दिन तक। और जब ये वृद्धि कर लेगा, उस समय FSH की ये जो लाल वाला दिख रहा है आपको, ये एकदम अपने टॉप पर होगा। ये थोड़ा मुझे इधर गिनना था, मतलब जिस समय ये टॉप पर होगा उस समय ग्राफियन फॉलिकल बन जाएगा। मतलब जब FSH जब बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ग्राफियन फॉलिकल पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा। 13वें दिन तक ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होता है। 14वें दिन जब ये FSH अपने टॉप पीक पर होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई सिक्रेशन होता है, तो उसी समय पिट्यूटरी से LH हार्मोन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में LH हार्मोन्स निकलता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक, मतलब जैसे ही FSH की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी, तुरंत उसे कम करने के लिए LH वहाँ से सिक्रीट होगा। और 14वें दिन LH, ये जो नीला वाला दिखाया गया, ये अपने सबसे ज़्यादा
पीक पर होता है, सबसे ज़्यादा सिक्रेशन होता है। तो इस 14वें दिन एकाएक इसकी मात्रा के बढ़ने को, LH हार्मोन्स के, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की जो मात्रा 14वें दिन एकाएक बढ़ गई है, इसे हम कहते हैं LH सर्ज कहते हैं। सर्ज मतलब होता है जैसे विस्फोट, मतलब एकाएक बढ़ जाना। ठीक, LH हार्मोन्स एकाएक अपने लेवल को ग्रो करता कौन से दिन? 14वें दिन। और इसी LH हार्मोन्स के कारण जो ग्राफियन फॉलिकल बना था, परिपक्व हुआ था, जिसके अंदर एंडोसाइट था, वो बाहर निकल आता है, मीन्स ओवम बाहर निकल आते हैं। किसके कारण? LH हार्मोन्स के कारण। जैसे LH हार्मोन्स की मात्रा ज़्यादा होगी, तुरंत ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा और ग्राफियन फॉलिकल के फटने से ओवम बाहर निकल आएगा। तो आपको पहले भी बताया गया है कि ग्राफियन फॉलिकल के फटकर ओवम के बाहर निकलने की जो इवेंट होती है, जो घटना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओवुलेशन कहते हैं, या हिंदी में अंडोत्सर्ग कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहेंगे? अंडोत्सर्ग कहेंगे, मतलब अंड कोशिका का ग्राफियन फॉलिकल से बाहर निकलना। ठीक, फिर से देते हैं FSH क्या करता है? ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक हेल्प करता है। जैसे ग्राफियन फॉलिकल बनने का, ये अपने हाई लेवल पर होगा FSH, और FSH के हाई लेवल को डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए तुरंत ही वहाँ से LH हार्मोन्स निकलता है। जैसे LH हार्मोन्स निकलेगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है फटेगा, उसके फटने से अंडकोशिका बाहर आएगी, और इस घटना को हम कहते हैं अंडोत्सर्ग या ओवुलेशन। ओवुलेशन कौन से दिन होता है? 14वें दिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ओवुलेशन के सबसे इम्पोर्टेंट डे कौन सा है? 14वां दिन होता है। अब इसे ही छोड़ देते हैं। ये जो फटा हुआ भाग है ग्राफियन फॉलिकल का, ये जो ऊपर फटा हुआ भाग है, आगे जाके क्या बनाता है? ये कार्पस ल्यूटियम नाम का एक पिंड बनाता है, एक छोटा सा येलो बॉडी बनाता है, इसे हम कहते हैं कार्पस ल्यूटियम, या पीत पिंडक भी कहते हैं उसे। ठीक, ये आपको पढ़ाया गया था अंडजनन वाली प्रक्रिया में, पीत पिंडक भी कहते हैं। तो कार्पस ल्यूटियम, अगर निषेचन प्रक्रिया होती है तो कार्पस ल्यूटियम आगे ग्रो करेगा। अगर कार्पस निषेचन नहीं होती है तो ये कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है और बनाता है कार्पस एल्बिकैंस। ठीक, या इसे हम श्वेत पिंडक भी कहते हैं। ये हो गया। आपको तो चीज़ समझ आई। FSH हार्मोन्स का काम क्या है? यहाँ तक है, ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक FSH हार्मोन्स काम करता है। उसी समय तक इसकी जो सिक्रीशन होगा, FSH हार्मोन्स का लेवल होगा, हाई होगा, और 14वें दिन LH का लेवल बहुत हाई होता है, और उसके कारण ये फट जाता है और वो अंडोत्सर्ग की प्रघटना हो जाती है। ये हो गया। अब देखते हैं एस्ट्रोजन के बारे में। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स है, ये किसके द्वारा निकलते हैं? ये ओवरी में निकलता है, अंडाशय में। और कौन सी चीज़ें इसे सिक्रेट करती हैं? तो ये सिक्रेट करती हैं, इसे निकालती हैं कौन सा? ये फॉलिकल्स निकालती हैं। जो फॉलिकल है, यही एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। ठीक, एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है कि ग्राफियन फॉलिकल या प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल से। ये करता क्या है? तो ये जो गर्भाशय की दीवारें दिख रही है आपको, ये इसी को बढ़ाने में, इसी को बनाने में हेल्प करता है। जैसे यहाँ 5वें दिन तक क्या होता है? ब्लीडिंग फेज होता है, जिस समय तक ये सारी जो वाल है ये डिजनरेट होकर ब्लीडिंग के साथ निकल जाती है। इसके बाद जब ये बनना शुरू होता है तो धीरे धीरे इसका पीक आना शुरू होता है। तो लगभग 12वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स अपने टॉप लेवल पर होता है। इसके बाद धीरे से इसका लेवल कम होता है, फिर लगभग 25वें-26वें दिन इसका लेवल हाई हो जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स में 2 बार पीक आता है, एक 12वें दिन और एक इसके बाद 25वें-26वें दिन के आसपास। कौन स्रावित करता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स को? तो ग्राफियन फॉलिकल स्रावित करती है। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। तो जो अंडजनन की प्रक्रिया के बाद एक कार्पस ल्यूटियम बना है, ये क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। ठीक, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किसके द्वारा सिक्रेट हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम द्वारा। और एस्ट्रोजन ये ग्राफियन फॉलिकल द्वारा। अब देखते हैं कार्पस ल्यूटियम द्वारा जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है, ये क्या करता है? तो इसका काम है गर्भाशय की दीवार को उसी अवस्था में बनाए रखना। ठीक, इसे एक बार थोड़ा उधर समझ लेते हैं कि इसका मेन काम क्या है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अंडकोशिका निकली, ये ओवम हुआ, और ये एक्सेल हुआ। ठीक, दोनों सेल्स हैं। अगर निषेचन हो जाएगा, अगर निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या होगा? एक जाइगोट बनेगा, और जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक, तो एम्ब्रियो रुकेगा कहाँ पे? आके उसका डेवलपमेंट होना है तो जहाँ स्थिर होना पड़ेगा। तो ये गर्भाशय की दीवार इसीलिए बनती है ताकि एम्ब्रियो आके इस पर अटैच हो जाए। यहीं कहीं अटैच हो जाएगा, जब इसके हाई पीक होगी तो यहीं पे कहीं पे आके अटैच होगा, गर्भाशय की दीवार से एम्ब्रियो आके अटैच होगा। यही होता है हमेशा।
ठीक। मतलब परिघटना किस लिए होती है, ताकि अगर निषेचन की प्रक्रिया हो तो गर्भाशय की दीवार बनी रहेगी, तो आके उसी पे अटैच हो जाएगा, इसी पे जुड़ जाएगा। और एम्ब्रियो का जब गर्भाशय की दीवार पे जुड़ती है, वो ओवेरियन वॉल से जुड़ती है जब एम्ब्रियो, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन या रोपण कहते हैं। ठीक। तो यहाँ देखते हैं कि अगर ओवम और स्पर्म इन दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो बनेगा। वो एम्ब्रियो आके इस गर्भाशय की दीवार पर अटैच होगी, इम्प्लांट होगा। तो अगर निषेचन की प्रक्रिया हो गई तो ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, इस दीवार को उसी अवस्था में बनाए रखेगा, क्योंकि भ्रूण जुड़ गया है इस पे आके। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, गर्भाशय को उसी अवस्था में बनाए रखता है, गर्भाशय की दीवार को उसी अवस्था में बनाए रखता है। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई 28 दिन के अंदर, तो क्या होगा, ये जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, अभी देखिए इसका लेवल हाई है क्योंकि इस समय तक यहाँ पे निषेचन की प्रक्रिया होनी है। और निषेचन की प्रक्रिया अगर मान लेते हैं निषेचन जब हो जाएगा दोनों में, तो 7 दिन के अंदर भ्रूण आके इस दीवार पर रोपण होता है। जब निषेचन होगा तो 7वें दिन, मतलब मान लेते हैं अगर 14वें दिन निषेचन हो, अंडोत्सर्ग हुआ, अंडोत्सर्ग के 2 से 3 दिन बाद अगर मान लेते हैं 15वें 16वें 17वें दिन निषेचन हुआ होगा, तो निषेचन के बाद 7 दिन के बाद लगभग 23वें 24वें या 25वें दिन निषेचन होकर भ्रूण बनेगा और भ्रूण आके यहाँ पे जुड़ेगा। अगर निषेचन हो गया तो दीवार ऐसे ऐसे बनी रहेगी। अगर निषेचन नहीं हुआ, मान लेते हैं निषेचन की प्रक्रिया नहीं हुई, तो ये लेवल क्या होगा, ये लेवल कम होता चला जाएगा और ये दीवार धीरे धीरे टूट के अगली आर्तचक्र में चली जाएगी, मतलब ब्लीडिंग होकर वो दीवार निकल जाएगी बाहर की ओर। ठीक। तो ये हो गया एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का काम। एस्ट्रोजन इसे बनाने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन से उसी अवस्था में रखता है। जब एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा है किससे, कार्पस लुटियम से। कार्पस लुटियम से जब प्रोजेस्टेरॉन अपने हाई लेवल पर होता है, तुरंत इसके हाई लेवल को कम करने के लिए कार्पस लुटियम ही क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स फिर से सिक्रेट करता है। तो इसके कारण दोबारा इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है एस्ट्रोजन का। तो हो गया इन हार्मोन्स का काम। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या प्रवर्धन होता है। तो अभी आपको बताया गया कि गर्भाशय की दीवार का काम क्या है। तो गर्भाशय की दीवार जो बन रही है इसका काम है सिर्फ रोपण करना। अगर रोपण हुआ तो आगे की प्रक्रिया नहीं होगी, यहाँ पे आगे रोपण हो जाएगा तो दीवार उसी अवस्था में बनी रहेगी और ये सारी घटनाएं रुक जाएंगी। रोपण नहीं हुआ तो दीवार फिर से टूटेगी 28वें दिन और फिर से ब्लीडिंग होकर वो बाहर निकल जाएगी। ठीक। तो ये बनता है किसके कारण, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के कारण। एक चीज़ और बतानी थी कि अगर निषेचन हो जाएगा, बताया गया कि निषेचन हुआ तो रोपण हो जाएगा। रोपण जैसे होगा तुरंत ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा और प्रोजेस्टेरॉन के हाई होने के कारण FSH और LH ये दोनों हार्मोन्स का निकलना एकदम धीरे धीरे बंद हो जाएगा और आर्तचक्र की प्रक्रिया या मासिक धर्म की प्रक्रिया वहीं रुक जाएगी। ठीक। तो आर्तचक्र का होना या ना होना ये प्रेगनेंसी का इंडिकेटर भी होता है। ठीक। तो इतना ध्यान रखिएगा। तो ये था पूरा पूरा आर्तचक्र। एक बार फिर से समझ लेते हैं, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसे। आर्तचक्र क्या होता है, 28 दिन का होता है। इसके सारे भाग को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं 28 दिनों को। मेंस्ट्रुएशन फेज, ब्लीडिंग की अवस्था, जिसे हम ऋतुस्राव भी कहते हैं। प्री ओव्यूलेटरी फेज ये होता है 6 से 13 दिन तक, या फॉलिकुलरी फेज भी कहते हैं। इस दौरान फॉलिकल्स बनते हैं। इसके बाद ओव्यूलेशन होता है 14वें दिन होता है और सेक्रेटरी फेज होता है 15 से लेकर 28 दिन के बाद। इसके बाद अगला आर्तचक्र शुरू होता है। सबसे पहले होता क्या है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH नाम का हार्मोन्स निकलता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकलता है। ये हार्मोन्स ग्राफियन फॉलिकल तक के बनने में हेल्प करता है। जब ग्राफियन फॉलिकल बनेगा तो इसकी जो FSH का लेवल है वो हाई हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल के बनने तक FSH हाई होगा और ग्राफियन फॉलिकल परिपक्व हो जाएगा। जैसे ही FSH का लेवल हाई होगा तुरंत ही पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, LH हार्मोन्स की लेवल को बढ़ा देगी। और जैसे ही LH हार्मोन्स बढ़ेगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है फट जाएगा। इसके फटने से जो अंडकोश का या ओवम है बाहर निकल आएगी और इस घटना को हम क्या कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। फटी वाली जो भाग है ये ग्राफियन फॉलिकल का, कार्पस लुटियम बनाता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। अगर निषेचन हुआ तो कार्पस लुटियम आगे वृद्धि करेगा। अगर निषेचन नहीं होता है तो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है और कार्पस एल्बिकन्स बनाता है या श्वेत पिंडक। इसे पीत पिंडक कहते हैं, इसे श्वेत पिंडक कहते हैं। फिर आते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन्स। ठीक। ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन्स स्रावित करेंगे। ये हार्मोन्स क्या करेगा, इसकी दीवार को बनाने में हेल्प करेगा। ग्राफियन फॉलिकल तक हार्मोन स्रावित होता है। लगभग 12वें दिन इसका पीक पे होता है, ये अपने टॉप पे होता है।
ग्राफिन फॉलिकल के फटने से जो कार्पस लुटियम बना है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है और प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय दीवार को उसी अवस्था में रखने में हेल्प करता है। अगर निषेचन की प्रक्रिया हुई तो यहाँ पे आके भ्रूण का रोपण होगा और आगे की आर्तोचक्र रुक जाएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी हार्मोन सिक्रेट नहीं होता है, FSH या LH। निषेचन प्रक्रिया अगर हुई तो ये दीवार वैसे वैसे बनी रहेगी और ये प्रक्रिया रुक जाएगी। अगर निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो रही है 28 दिन के अंदर इस आर्तोचक्र में, तो तुरंत ये दीवार फिर क्या होगा, फिर अगले आर्तोचक्र में जब पहला दिन शुरू होगा तो डिजनरेट होगी पहले से 5वें दिन तक, फिर वही प्रक्रिया दोहरा दी जाती है। तो हर महीने प्रक्रिया होती रहती है और इस प्रक्रिया का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 26 से 28 दिन या 30 दिन तक होता है। तो ये था पूरा आर्तोचक्र की परिघटनाएँ। तो बता दिया आपको पूरा आर्तोचक्र के बारे में। एक चीज़ छूट गया था कि ये जो गर्भाशय की दीवार होती है, हमने आपको बताया था गर्भाशय में 3 लेयर होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ठीक, तो जो मायोमेट्रियम होता है सबसे आंतरिक स्तर, ये वही लेवल है, मायोमेट्रियम ही टूटता है, उसी का विखंडन होता है, फिर अगले महीने वो फिर से डिजनरेट हो जाता है। ठीक, तो मायोमेट्रियम, अब ये क्वेश्चन आता है कि टूटता क्यों है, बनता क्यों है, अगर टूटना है तो बनता क्यों है, तो बनता इसलिए है ताकि जब निषेचन हो तो इस पर आके भ्रूण का रोपण हो सके। अगर भ्रूण का रोपण होगा तो बना रहेगा, भ्रूण नहीं रोपण होगा तो फिर अगले महीने टूट के फिर से नया बनता है। ठीक, तो यही टूट के अगले महीने जब 1 से 5 दिन तक ऋतुस्राव होती है, ब्लीडिंग वाली फेज होती है। ये जो ओवम होता है, अंडाणु, ठीक, ये जब यहाँ से निकलता है तो 48 से 72 घंटे तक ये एक्टिव अवस्था में रहता है, मतलब जीवित होता है। मतलब 14वें दिन जब निकलेगा तो लगभग 48 घंटे तक या मैक्सिमम 72 घंटे तक एक्टिव रहेगा। उसके बाद क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तो इसके नष्ट होने के बाद जब अगली बार ब्लीडिंग होगी तो उसके साथ वो बाहर निकल आता है। इसमें आप ध्यान बस 4 चीज़ें मेन रखनी है कि हार्मोन्स कौन से हैं, FSH और LH। FSH नई पुट्टिका बनाती हैं, LH पुट्टिका को फोड़ने का काम या मतलब अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया कहलाती है। एस्ट्रोजन क्या करता है, दीवार को बनाती है, गर्भाशय दीवार को, और प्रोजेस्टेरॉन उसे उसी अवस्था में मेंटेन रखने का काम करती है ताकि जब रोपण हो तो उसी अवस्था में बनी रहे। फिर से रिपीट करते हैं लास्ट वाला जो शुरुआत में पढ़ा था। सबसे पहले बार जब आर्तोचक्र होगा उसे हम मेनार्की या रजोदशा कहते हैं। सबसे लास्ट बार मतलब 45 से 50 साल की अवस्था में लास्ट वाला आर्तोचक्र होगा उसे हम क्या कहेंगे, रजोनिवृत्त या मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद प्रजनन की क्षमता महिलाओं में ख़त्म हो जाती है। हमने पढ़ा पूरा आर्तोचक्र है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक, ये प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, लेकिन अगर इसे आप आराम से बैठ के समझेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको समझ आ जाएगा, और एक बार समझने के बाद इसे कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। हैव अ नाइस डे।